हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 समतल में गति। और आज का टॉपिक है तिर्यक प्रक्षेप्य। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं क्षैतिज प्रक्षेप्य। क्षैतिज प्रक्षेप्य में होता क्या है कि किसी वस्तु को हम h ऊंचाई ऊपर से किसी बिंदु O से नीचे की ओर फेंकते हैं। तिर्यक प्रक्षेप्य में देखिए, किसी वस्तु को हम क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंकते हैं। क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते ऊपर की ओर फेंकते हैं। वस्तु कुछ ऊंचाई में जाने के बाद वापस नीचे की ओर गिरने लगती है और क्षैतिज में किसी बिंदु पर आकर रुक जाती है। तो इसे कहते हैं हम तिर्यक प्रक्षेप्य। तो तिर्यक प्रक्षेप्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तिर्यक प्रक्षेप्य के बारे में हम लोग 4 चीज पढ़ेंगे। एक है प्रक्षेप्य पथ। पहला है प्रक्षेप्य पथ। और इसके बाद हम पढ़ेंगे उड्डयन काल। प्रक्षेप्य पथ पढ़ेंगे, तिर्यक प्रक्षेप्य में उड्डयन काल। और उड्डयन काल के बाद हम पढ़ेंगे क्षैतिज परास। और अंत में पढ़ेंगे अधिकतम ऊंचाई। ये चारों जो है हर साल पेपर में इसमें से 2 आएगा। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण निकालिए, उड्डयन काल का समीकरण निकालिए, क्षैतिज परास का सूत्र निकालिए, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र ज्ञात करो। ये चारों में से 2 जरूर आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ाई। तिर्यक प्रक्षेप्य के अंतर्गत थोड़ा जानकारी ले लें। जैसे चित्र में दिख रहा है, किसी प्रक्षेप्य मतलब किसी वस्तु को बिंदु O से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते ऊपर की ओर फेंकेंगे। अब यहाँ पर जो वस्तु है वो ऊपर तो जा रही है। यदि हम इसको देखें वेग u को, प्रारंभिक वेग वस्तु का u है, तो जो वस्तु u है वेग से जा रही है वो दोनों दिशा में गति कर रही। देखिए इधर भी हम देखते हैं तो यहाँ भी देखो, यहाँ से हम इसको मिला देंगे। इस वस्तु को यहाँ से हम नीचे को मिलाएंगे, इसी वस्तु को हम y अक्ष से मिला देंगे। तो देखिए ये वस्तु जो है x अक्ष में भी गति कर रही है और y अक्ष में भी गति कर रही है। वस्तु जो है u वेग से जा रही है ऊपर की ओर, लेकिन इसकी जो गति है दोनों अक्ष में हो रही। देखिए यदि यहाँ पर वस्तु आ गई है, इस वस्तु को हम ऐसे की स्थिति को हम x अक्ष से मिला देंगे तो पता चलता है कि x अक्ष में भी उसने दूरी तय कर लिया। इस वस्तु को यदि हम यहाँ पर y अक्ष से मिला देंगे तो ये ऊंचाई देखेंगे तो वस्तु ने इधर भी दूरी तय कर लिया है। तो ये वस्तु जो है दोनों दिशा में गति करती है। तो इसके वेग को u को 2 घटक में बांटेंगे। x दिशा में यहाँ पर देखिए ये थीटा कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक थीटा कोण बनेगा। अब इस त्रिभुज में ये थीटा के सामने ये लंब भुजा, ये आधार भुजा। आधार भुजा का मान निकालेंगे तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। यदि हम कर्ण को u मान ले तो आधार भुजा का मान आएगा u cos थीटा। इसी प्रकार से ये दूसरा त्रिभुज देखें, ये दूसरा त्रिभुज में आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो लंब होता है sin थीटा का सूत्र में, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान निकालेंगे तो निकलेगा u sin थीटा। इधर जो मान निकलेगा वो u sin थीटा। तो जो वस्तु का वेग है उसको 2 घटक में बांटेंगे। क्षैतिज घटक में उसका वेग हो जाएगा u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक में उसका वेग हो जाएगा u sin थीटा। अब वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक दिए तो वो कुछ दूरी ऊपर जाने के बाद उसका वेग धीरे धीरे कम होता है और एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद ऊपर की ओर जाने वाला वस्तु का वेग 0 हो जाता है और वस्तु वहां से नीचे गिरना शुरू कर, यहाँ से ये अधिकतम ऊंचाई पर ऊपर की ओर जाने वाला वेग 0 हो गया। अब वहां वस्तु यहाँ से नीचे की ओर गिरेगी। क्यों? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण जी काम करता है।
तो ये वस्तु ऐसे आसमान में उड़ते हुए क्षैतिज तल के दूसरे बिंदु ओ डैश पर आके पृथ्वी तल से टकराती है, तो इसे कहते हैं तिर्यक प्रक्षेप्य। अब जैसा हमने चित्र में जाना उसके बारे में यहां लिखेंगे। मान लो एक प्रक्षेप्य को जमीन पर स्थित बिंदु ओ से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर यू वेग से क्षैतिज के साथ ऊपर की ओर थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से फेंका जाता है। बिंदु ओ को मूल बिंदु मानते हुए क्षैतिज दिशा में एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर दिशा में वाई अक्ष खींच लिया। हम तो अभी जानते हैं कि वेग u को दो घटक में विभाजित करने पर u x बराबर u cos थीटा भी चित्र में निकाले हैं और u y बराबर u sin थीटा। तो इतनी जानकारी हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ये क्षैतिज घटक है, ये जो क्षैतिज घटक है, यात्रा के दौरान पूरा वस्तु जब ये गति करेगा तो ये क्षैतिज घटक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण कोई कार्य नहीं करता है, इसलिए क्षैतिज घटक जो है पूरे वस्तु के उड़ने के दौरान नियत रहता है। किंतु जो ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक u i बराबर u sin थीटा, जब तक ऊंचाई पर जाता है उसका मान घटते जाता है। ये ऊर्ध्वाधर घटक, इसका मान घटते जाता है क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक में गुरुत्वीय त्वरण g काम करता है। पृथ्वी जो है गुरुत्वीय त्वरण से वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, तो जो वस्तु का प्रक्षेप्य का ऊर्ध्वाधर घटक है उसका मान कम होता जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर घटक का मान 0 हो जाता है। ऊर्ध्वाधर घटक मतलब u y का मान ऊंचाई पर 0 हो जाता है और जो वस्तु जो है नीचे की ओर गिरता है और अंत में ओ बिंदु से टकराता है। ये तो हो गया चित्र के बारे में वर्णन। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। चलिए पढ़ते हैं। पहला जो है प्रक्षेप्य पथ का समीकरण के लिए हम व्यंजक निकालेंगे। मान लो समय t पर प्रक्षेप्य बिंदु P पर पहुंच जाता है। मान लो समय t पर प्रक्षेप्य बिंदु P पर पहुंच जाता है, जहां क्षैतिज विस्थापन x तथा ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है। तब प्रक्षेप्य की गति को दो गतियों का संयोग माना जा सकता है, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। हम लोग जानते हैं जब किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु जो है दो दिशा में गति करती है, क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज दिशा में जो वेग है हम मानते हैं क्षैतिज गति के लिए क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग, क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग, क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग को हम लोग मानते हैं ux बराबर u cos थीटा। और क्षैतिज दिशा में हम लोग त्वरण मतलब ax जो रहता है, पृथ्वी का जो त्वरण है क्षैतिज दिशा में काम नहीं करता, तो क्षैतिज दिशा में हम त्वरण को मानेंगे 0। अब हम क्षैतिज दिशा में दूरी जो तय किया है वस्तु ने, प्रक्षेप्य ने, उसका समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गति के दूसरे समीकरण से। गति का दूसरा समीकरण हम जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो गति के दूसरे समीकरण को हम क्षैतिज गति के लिए लिखेंगे तो s दूरी जो है x हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में वस्तु जो है x दूरी तय करती है। u को लिखेंगे ux t प्लस हाफ ax लिखेंगे और ये t स्क्वायर। गति के दूसरे समीकरण को क्षैतिज दिशा के लिए हम लिखेंगे
अब इसमें हम मान रख देंगे यू एक्स का मान रखेंगे और ए एक्स का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं। यू एक्स का मान और ए एक्स का मान यहाँ रख देंगे। एक्स की जगह तो एक्स ही होगा, यू एक्स की जगह होगा यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स की जगह 0 और ये टी स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाइए ये एक्स ही रहेगा यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये निकल जाएगा। यदि हम यू कॉस थीटा इंटू टी को लेफ्ट में लिखेंगे तो इसको राइट में लिखना पड़ेगा। अब हम इससे टी का मान निकाल सकते हैं, टी बराबर एक्स बटे यू कॉस थीटा। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो हमने क्षैतिज गति के लिए गति के दूसरे समीकरण से समीकरण हल किए तो हमें मिल गया टी बराबर एक्स बटे यू कॉस थीटा। अब हम प्रक्षेप पथ 2 दिशा में गति करती है, क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए समीकरण निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। प्रक्षेप पथ के समीकरण में अब हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए विचार करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में भी वस्तु गति करती है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग लिखेंगे। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग यू आई मानते हैं तो यू आई बराबर होगा यू साइन थीटा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो त्वरण है ए वाई ये हो जाएगा जी। और वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, वस्तु जो है ऊपर की ओर जा रही है और त्वरण जो है नीचे की ओर जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग विपरीत दिशा में त्वरण कार्य करता है वस्तु की गति के, इसलिए यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा देंगे। अब हम लिखते हैं गति के दूसरे समीकरण से। यहाँ लिखेंगे गति के दूसरे समीकरण से। गति के दूसरे समीकरण से हम लोग जानते हैं गति का दूसरा समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति के दूसरे समीकरण को हम लोग ऊर्ध्वाधर गति के लिए लिखें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में दूरी तय करती है वाई, ये हो जाएगा यू आई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जो मान निकाले हैं यू वाई बराबर यू साइन थीटा और ए वाई बराबर माइनस जी, इन दोनों मानों को इस समीकरण में हम ले जाके रख देंगे। चलिए लिख देते हैं इस समीकरण में ए वाई व यू वाई का मान रखने पर तो y बराबर हो जाएगा यू आई का मान रखेंगे यू साइन थीटा, टी का मान हम समीकरण 1 से बाद में रखेंगे यहाँ पर प्लस हाफ ए वाई का मान रखेंगे माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ये रख दिए, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर y बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम टी का मान रखेंगे। अब जो है हम इस समीकरण में टी का मान रखेंगे। समीकरण 1 से टी का मान रखने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 से टी का मान रखने पर, समीकरण 1 से टी का मान रखने पर चलिए टी का मान रख देते हैं। y बराबर यू साइन थीटा तो वैसे ही आएगा, टी का मान आया था x बटे यू कॉस थीटा, ये आया था। टी का मान आया था x बटे यू कॉस थीटा
माइनस हाफ जी एक्स बटे यू cos थीटा टी का स्क्वायर, तो यू एक्स बटे यू cos थीटा का स्क्वायर आ गया। अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ साइन थीटा है, यहाँ cos थीटा है, यू है, यहाँ यू है, तो यू और यू को कैंसिल कर देंगे। तो ये जो है यू और यू जो है यहाँ गुना का चिन्ह, इसलिए यू और यू कैंसिल। तो y बराबर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा साइन थीटा बटे cos थीटा एक्स, साइन थीटा बटे cos थीटा इंटू एक्स माइनस इसमें हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। ये मिल गया समीकरण हमको। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। त्रिकोणमितीय समीकरण से y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ, इसमें हमको एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ऊपर बच जाएगा जी, नीचे बच जाएगा यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको एक लाइन और आगे लिखते हैं, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी बटे टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 जो है, जो थीटा का मान निश्चित रहता है, नियतांक है, जी का मान निश्चित रहता है, नियतांक है, और यू भी क्या है, नियतांक है। ये जो समीकरण है इसको हम दूसरे रूप में यदि लिखें तो इसको लिख सकते हैं। चलिए हम समीकरण 2 को इस रूप में लिख सकते हैं। इस समीकरण में थीटा जी यू नियतांक है। इस समीकरण में थीटा जी यू नियतांक है। अतः इस समीकरण को निम्न रूप में लिख सकते हैं। निम्न रूप में, इस समीकरण को निम्न रूप में लिख सकते हैं। y बराबर ए एक्स, टेन थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे ए, माइनस जो ब्रैकेट में आया उसके जगह हम लोग बी लिख देंगे, जी बटे टू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह बी, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये जो समीकरण आया है इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। और यहां लिखेंगे यहां ए बराबर टेन थीटा हमने रखा है, टेन थीटा जगह ए, और बी जो है जी बटे टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह रखे हैं। यहां हम ए की जगह टेन थीटा की जगह ए रखें और जी बटे टू यू स्क्वायर cos थीटा की जगह बी लिखे। और ये हो गया हमारा जो समीकरण 2 था, जो हमारा समीकरण 2 था वो बन गया हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 एक परवलय का समीकरण है। समीकरण 3 एक परवलय का समीकरण है। अतः प्रक्षेप्य का पद कह सकते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 3 एक परवलय का समीकरण है। समीकरण 3 एक परवलय का समीकरण है। अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है।
ये प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, सिद्ध करो। तो ये सिद्ध हो गया। तो हमको समीकरण 3 तक हल करते आना है। तो अब हम दूसरे पीरियड में पढ़ेंगे अगला टॉपिक। इसी का जो टॉपिक बचा हुआ है क्षैतिज परास, देखिए, और उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई। तो आज हम इसी के आगे एक और पढ़ेंगे, उड्डयन काल। क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं उड्डयन काल। हम तिर्यक प्रक्षेप में पढ़ेंगे दूसरा समीकरण, उड्डयन काल। जैसे नाम से पता चलता है, उड्डयन काल मतलब उड़ने का, प्रक्षेप्य को खुला आसमान में उड़ने में लगा समय। काल मतलब समय, उड्डयन मतलब उड़ने में लगा समय। जब हम प्रक्षेप्य को बिंदु ओ से फेंकते हैं और ओ डैश आने तक वह आसमान में उड़ता है, तो जितना समय तक आसमान में उड़ता है उसमें जो लगा समय है उसको कहते हैं उड्डयन काल। लेकिन हम भौतिक रूप में इसका परिभाषा इस प्रकार है, फेंके जाने वाले बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने और पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल में स्थित अन्य बिंदु तक वापस लौटने में प्रक्षेप्य को जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। हम वस्तु को कहाँ से फेंकेंगे? बिंदु ओ से। कहाँ से फेंकेंगे? देखिए चित्र कैसे बनेगा। चित्र इस प्रकार से बनता है। ये हमने मान लिया बिंदु ओ, फेंके जाने बिंदु से अधिकतम ऊंचाई, ये अधिकतम ऊंचाई हो गया। फेंके जाने वाले बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने और अधिकतम ऊंचाई से क्षैतिज तल में स्थित अन्य बिंदु तक आने में जो समय लगता है उसको कहते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल को कैपिटल टी से दर्शाते हैं। तो यहां से वस्तु को फेंकेंगे, वस्तु जो है अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, उसके बाद वो नीचे आएगा और बिंदु ओ डैश पर, ये क्षैतिज तल के अन्य बिंदु है। क्षैतिज तल पर पहला बिंदु, क्षैतिज तल पर दूसरा बिंदु, तो क्षैतिज तल के अन्य बिंदु तक वापस आने में वस्तु को जितना समय लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। तो उड्डयन काल में हम उड्डयन काल टी के लिए हम व्यंजक निकालेंगे। चलिए निकालते व्यंजक। ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये देखो ये ऊर्ध्वाधर दिशा है। ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल विस्थापन, यहां से वस्तु को फेंके, वस्तु उसी तल में आ गई तो विस्थापन हो जाएगा 0। ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल विस्थापन, y का मान। ये y का मान कहाँ? y यहां से फेंके थे वस्तु को, और y दिशा में वही फिर आ गई, तो y दिशा में वस्तु कितना दूरी तय किया? y दिशा में वस्तु ने तय किया कोई दूरी तय ही नहीं किया, क्योंकि यहां से फेंके यहीं पर आ गया x अक्ष में। तो y दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन को लिखेंगे 0। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग कितना था? हम लोग जानते हैं ux बराबर u sin थीटा। ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण कितना था? ay बराबर माइनस जी। क्यों माइनस जी? क्योंकि वस्तु को हमने कहाँ फेंका? ऊपर की ओर, और त्वरण किधर काम करता है? नीचे की ओर। तो त्वरण को क्या लेना है? माइनस। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 चीज निकाल लिया। ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल विस्थापन y बराबर 0, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग ux बराबर u sin थीटा, ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण ay बराबर माइनस जी। यहाँ लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण यहाँ हम लोग लिखते हैं, हम जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो गति के द्वितीय समीकरण को
हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए लिखेंगे तो इसको y लिखेंगे, y दिशा में तय दूरी, u की जगह ui लिखेंगे, t प्लस हाफ a की जगह ay लिखेंगे और ये t स्क्वायर। यहां पर हम y का मान 0 रखेंगे, ux का मान u sin थीटा रखेंगे, ay का मान -g रखेंगे। चलिए रख देते हैं, इसलिए y का मान 0, ui का मान u sin थीटा, t का मान हम लोग रखेंगे कैपिटल T प्लस हाफ ay का मान -g, t का मान कैपिटल T का स्क्वायर। रख दिए मान। तो इसको हम अब हल करेंगे। 0 का 0, u sin थीटा t, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, हाफ g t स्क्वायर। ये ऋण को मैं लेफ्ट में ले आता हूं तो हाफ जी टी स्क्वायर बराबर u sin थीटा इंटू टी। इस समीकरण को हल करेंगे तो ऋण लेफ्ट में आ जाएगा, u sin थीटा टी राइट साइड में बचा रहेगा। अब हम यहाँ काटेंगे, ये जो t है इसके एक t से कट जाएगा। अब यहाँ पर हम कैपिटल T का मान निकालेंगे तो कैपिटल T का मान आ जाएगा 2 ऊपर जाएगा, 2u sin थीटा, g जो है नीचे जाएगा। तो ये हमारा आ गया उड्डयन काल का सूत्र। ये हम दे देते हैं इसको समीकरण नंबर 1। तो यही उड्डयन काल का व्यंजक है, t बराबर u sin थीटा अपान जी। यहाँ लिख देंगे, चलो लिखते हैं, यही उड्डयन काल का, यही उड्डयन काल का व्यंजक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उड्डयन काल का व्यंजक पेपर में कई बार आ चुका है और उड्डयन काल जो है एक पेज का बनता है। तो आज बस इतना ही। हम अगले पीरियड में क्षैतिज प्रास अधिकतम ऊंचाई पढ़ेंगे। पढ़ाई कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, और आगे पढ़ना चाहते हैं 15 अध्याय 16 अध्याय तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं यूट्यूब में आपको आपके नोटिफिकेशन में तुरंत दिख जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आगे अब अगले पीरियड में पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक।